नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं 12 मई के करंट अफेयर और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। ये प्रश्न आपको यूपी पीसीएस शिक्षक भर्ती परीक्षा, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाएं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें ये प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं। तो आज प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी कम है, आज 5 प्रश्न होंगे। कल के वीडियो से आपको लगातार 10 प्रश्न स्टैटिक जीके के मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि सनशाइन विटामिन ये किस नाम से जाना जाता है। नीचे आपको आंसर करना है और जस्ट इन 5 प्रश्नों के बाद इनको मैं बताऊंगा कि इनका आंसर क्या है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किन नए खेलों को शामिल किया गया है। कलारीपयट्टू, गटखा, थांगटा, मलखम्ब, योगासन और जो भी है। क्लैप फॉर हीरोज अभियान की शुरुआत किस देश से में की गई थी, ये आपको बताना है। ये अभियान मार्च 2020 में चलाया गया था कोविड-19 के वॉरियर्स के लिए। क्लैप फॉर हीरोज। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब और कहां पर आयोजित किया गया था। और एक क्वेश्चन और भी है कि भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस का दर्जा दिया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन सभी प्रश्नों में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए इसका आंसर देखते हैं। सनशाइन विटामिन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये विटामिन डी को कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का जो आयोजन होगा ये हरियाणा में होगा, ये आप जानते हैं। और इसमें जो है कलारीपयट्टू, गटखा, थांगटा, मलखम्ब और योगासन सभी खेलों को इसमें शामिल किया गया है। तो 6 इसमें सही होगा, उपरोक्त सभी। क्लैप फॉर हीरोज अभियान की शुरुआत की गई थी यूनाइटेड किंगडम से, यूके से। और भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब और कहां पर आयोजित किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि IFFI का 51वां संस्करण ये 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक गोवा के पणजी के पास श्यामा प्रसाद स्टेडियम में आयोजित किया गया था। और इसमें कंट्री इन फोकस रहा देश बांग्लादेश। एक बार रिवीजन कर लेते हैं 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में। 4 चीज़ें आपको बेसिकली याद रखनी है कि बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर। तो आपको बता दें यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया था इनटू द डार्कनेस को, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया तजू चुआन लियू को द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया जोफिया स्टेफिएज को आई नेवर क्राई के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट डायरेक्टर के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड से नवाजे गए चेन नियन और इनकी फिल्म थी द साइलेंट फॉरेस्ट, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट और है इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था विश्वजीत चटर्जी को। और बाकी की जो प्रश्न है आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग करेंगे रिवीजन कल के वीडियो के सभी प्रश्नों का, यानी कि कल जो 11 मई के सभी प्रश्न हैं उसको एक बार तेजी से रिवाइज करेंगे। असम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, ये आप जानते होंगे। इनका जो चुनाव क्षेत्र रहा था ये रहा जलुकबारी। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीता है एरिना सबालेंका ने, जो कि बेलारूस की रहने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पेनिश ग्रां प्री के विजेता बन गए हैं लुइस हैमिल्टन, कुछ दिन पहले ही इन्होंने पुर्तगाली ग्रां प्री को भी जीता था। चीनी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B ये पृथ्वी पर गिर चुका है हिंद महासागर में, ये आपको याद रखना है। मियो का बाड़ा एक रेलवे स्टेशन है, हाल्ट है, जो कि राजस्थान में स्थित था। इसका नया नाम महेश नगर रख दिया गया है। एक किताब आई है द बेंच, इसके लेखक हैं मेघन मार्कल। विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 मई को। अंबादास हरिभाऊ जोशी ये किस राज्य के नए लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं, तो ये है गोवा। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो ये अभी हाल ही में मनाया गया था, कब, 8 मई को। और इस वर्ष की थीम रखी गई है सिंग फ्लाई सोअर लाइक ए बर्ड, ये आपको याद रखना है। अक्टूबर 2020 में इसे 10 अक्टूबर को मनाया गया था। तो जब दूसरा शनिवार पड़ेगा मई और अक्टूबर का, उसी दिन होता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और कामी रीता शेरपा, ये नाम याद रखना आप, कामी रीता शेरपा ये नेपाली पर्वतारोही हैं जिन्होंने सबसे अधिक बार 25 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर ली है। QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में
जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ रही हैं तीनों अमेरिका की हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, जिसको आप MIT कहते हैं, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका और हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका, ये तीनों जो हैं क्रम से रहे पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर। अगर हम यहाँ पर बात करें दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में तो क्रम में इसका जो स्थान है वो 32वां है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अब आज के प्रश्नों को एक बार हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में खबरों में रहा कौन सा रोग या संक्रमण म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है। म्यूकोरमाइकोसिस दोस्तों, ये जो संक्रमण है ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिनको डायबिटीज़ की समस्या होती है, जिनका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है, तो उनको जो ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी हो जाती है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसमें मस्तिष्क और आँखें बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। फिलहाल कोरोना काल में ये जो बीमारी है तेज़ी से अपने पांव पसार रही है। अभी हाल ही में कानपुर, लखनऊ और वाराणसी में भी इसके मरीज देखे गए हैं। तो ब्लैक फंगस को म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है। यह दुर्लभ प्रकार की बीमारी है, सबको नहीं होती है, लेकिन यह पौधों, फल, सब्जियों, खाद आदि में पाए जाने वाले म्यूकस मोल्ड के संपर्क में आने से फैलती है। यह लोगों की नाक और बलगम में भी पाई जाती है। यह मस्तिष्क, नर्व और फेफड़ों को प्रभावित करता है। मृत्यु दर इसमें काफ़ी अधिक है, 50%। आगे बढ़ते हैं। कैस्पियन सागर के साथ कितने देश अपनी सीमा को साझा करते हैं। अब जो कैस्पियन सागर है ये चर्चा में आ गया है, क्यों आया है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा मैप देख लीजिए कैस्पियन सागर से संबंधित। तो ये है जो नीले रंग का है, ये है कैस्पियन सागर, और आप देख रहे हैं कि इसके जो देश इसके किनारे किनारे हैं उसमें एक तो कजाकिस्तान है, दूसरा है तुर्कमेनिस्तान, फिर ईरान है, फिर अजरबैजान है और रसिया है। तो 5 देश हो गए जो कि कैस्पियन सागर की सीमाओं को टच करते हैं। तो ये आपका रखना है अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान। तो दोस्तों चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में रूस में कैस्पियन सागर के तट पर 170 जो सील नामक मछली होती है वो मृत पाई गई है। और कैस्पियन सागर दुनिया में जल का सबसे बड़ा अंतर्देशीय निकाय माना जाता है। यह तेल और कैवियर, जिसको आप मछली के अंडे कहते हैं, के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य किस प्रकार का अभयारण्य है। तो नाम से यह स्पष्ट है कि ये जो अभयारण्य है ये महाराष्ट्र में होगा। तो यह एक प्रकार का समुद्री अभयारण्य है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य एक समुद्री अभयारण्य है। और हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य, जिसको TCFS के नाम से जाना जाता है, तो TCFS के आसपास के 48.32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को एक पर्यावरण संवेदी क्षेत्र यानी कि ESZ के रूप में घोषित किया गया है। याद रखना कि पर्यावरण संवेदी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो संरक्षित क्षेत्र के लिए एक बफर जोन का काम करता है, यानी कि फिर वहाँ ज़्यादा डिस्टर्बेंस लोगों का नहीं पहुँचता है। ठीक है। तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कौन सा देश कर रहा है। तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कर रहा है। ऑप्शन बी ये है जापान। ठीक है, याद रखना इसको। हालांकि देखा जाए तो तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का जो आयोजन है ये जापान और आइसलैंड के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर किया जा रहा है। आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल, जिसको आप ASM कहते हैं, ये इसका तीसरा संस्करण होगा, तो इसको ASM 3 भी कहेंगे। तो ASM 3 की जो पहली बैठक हुई थी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, दूसरी बैठक जर्मनी में हुई थी, तीसरी बैठक जापान और आइसलैंड मिलकर कर रहे हैं। और इस वर्ष की थीम रखी गई है नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्कटिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छात्रों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए दोस्त फॉर लाइफ नामक एक मोबाइल ऐप को किसने विकसित किया है। तो दोस्तों ये जो ऐप है इसे CBSE ने विकसित किया है कक्षा 9, 10 और 11 साथ ही साथ 12 के सभी छात्रों के लिए। और वर्तमान समय में जो कोविड के कारण लोगों में तनाव घर कर रहा है उसको दूर करने के लिए, साथ ही साथ कक्षा 12 के बाद बच्चों को किस प्रकार से करियर बनाना है उसका गाइडेंस भी इस ऐप के माध्यम से दिया जाएगा। तो दोस्त फॉर लाइफ ऐप ये विकसित किया गया है CBSE के द्वारा कक्षा 9, 10 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए। हाल ही में एक किताब रिलीज हुई है एलिफेंट इन द वॉम्ब। तो एलिफेंट इन द वॉम्ब नामक जो किताब है इसकी लेखिका कौन है। तो ये तस्वीर आप पहचान रहे होंगे, ये हैं भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री कल्की कोचलिन। तो इन्होंने इस किताब से लेखन की शुरुआत करी है। ये किताब जल्दी रिलीज होने वाली है। आगे बढ़ते हैं।
और क्विज नंबर 11 को हल करते हैं। आपसे प्रश्न ये पूछा गया था कि मनुष्य में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। आज के प्रश्न का सबसे अच्छा आंसर जो मिला सबसे ऊपर वो है स्वाति चंद्रा जी का। इन्होंने बताया कि 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। कर्णमूल या पैरोटिड लाल ग्रंथि ये सबसे बड़ी लाल ग्रंथि है। ये ग्रंथि सिर के दोनों ओर कर्ण पल्लव यानी कान का जो आप देख रहे हैं के नीचे स्थित होती है। इस लार को सीरम के रूप में जाना जाता है। दूसरी है अधोहनु, इसको सब मैक्सिलरी कहते हैं। और तीसरी है अधोजीवा, जिसको आप सब लिंगुअल लार ग्रंथि कहते हैं। तो 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ होती हैं, याद रखना। ये हैं पैरोटिड, दूसरी है सब मैक्सिलरी, तीसरी है सब लिंगुअल। और अधिक जो जानकारी के लिए आप कल का वीडियो वॉच कर सकते हैं। और अब बारी है आज के प्रश्न की। बताइए कि भारत में पहली बार हींग कल्टीवेशन किस राज्य में शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या असम? तो इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग डिटेल में। एक बात और बताइएगा कि हींग होती है, हींग कल्टीवेशन जो होता है, इसमें कितने वर्ष का समय लगता है? तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।